Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are discussing the Hindu newspaper of December 27th, 2023. Starting with the first article, passengers of Nicaragua flight quiz in Mumbai. It is related to the human trafficking issue, which we have discussed 3 days back. Ki, uh, many of the passengers were from Punjab, Haryana, Gujarat, and they have been detained. तो निकारागुआ है कहाँ मानसी? I think Nicaragua, African continent में is a country. लैटिन अमेरिका, निकारागुआ। Latin America. Okay. निकारागुआ से रिलेटेड एक निकारागुआ कॉन्ट्रा है, फेमस है रिचर्ड निक्सन और बाकी आगे के समय में 1980s में। तो ऐसे वाटर गेट स्कैंडल है ना, वैसे निकारागुआ से रिलेटेड स्कैंडल है यूएस का। Okay. कि इसमें एक ब्रीफ में बता देते हैं कि उसमें क्या हुआ था कि यूएस फंडेड द ड्रग वॉर इन यूएस फॉर स्टेबलाइजिंग द कंट्री ऑफ निकारागुआ अगेंस्ट द कम्युनिस्ट इन निकारागुआ। तो ड्रग वॉर को खुद यूएस ने सपोर्ट किया था यूएस के अंदर में, वहां से पैसा उठा करके निकारागुआ में आर्म्ड मिलिटेंसी स्टार्ट किया था अगेंस्ट द कम्युनिज्म 1980s में। तो ये पढ़ना इंटरेस्टिंग है। देन Okay. कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अटैकर्स ऑफ द मर्चेंट वेसल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस सून। तो इसके लिए आईएनएस इम्फाल, तो ये ही वाज स्पीकिंग ऑफ एट द कमिश्निंग। तो कमिश्निंग का भी तो बात हो रहा है। तो फर्स्ट वॉरशिप टू बी नेम्ड आफ्टर सिटी इन नॉर्थ ईस्ट। तो आईएनएस इम्फाल है, ये स्टेल्थ है, देख के लग रहा है डिस्ट्रॉयर है, स्टेल्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर P-15B। थर्ड ऑफ द फोर्थ। तो इंडिया में विशाखापट्टनम जो क्लास है ना, इसी का ही एक तरह से इंडिजिनस है। बाकी जो भी कोलकाता क्लास, दिल्ली क्लास है, वो थोड़ा बाहर से लाया गया, उसको बनाया जाता है या फिर इंपोर्ट किया जाता है कुछ कुछ मटेरियल। इट इज थर्ड ऑफ द फोर इंडिजिनस विशाखा क्लास पट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर। विशाखापट्टनम क्लास मतलब कि हर एक क्लास होता है उसके अंदर में। तो इसमें क्लास में कि स्टेल्थ का बात करते हैं। मोजांगोन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, गवर्नमेंट ओन कंपनी, 83.4 कुछ था समथिंग, बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये ओन करते हैं। इसका काम रहता है कि जो भी शिपिंग इंडस्ट्री इंडिया में है विद रिस्पेक्ट टू द नेवी, तो वो बनाते हैं, हर टाइप का वेसल बनता है इसमें। ये दो मर्चेंट वेसल थे, चेम प्लूटो एंड साई बाबा, विल ब्रॉट टू जस्टिस। फिजिकल डेफिसिट मतलब बोरिंग जितना है, और बोरिंग इंक्लूड होता है फिजिकल डेफिसिट में मानसी। बोरिंग हाँ, होता है तो आवश्यक। बोरिंग होता है एक्सपेंडिचर हो गया, और फिर आपका माइनस कि आपका कितना रेवेन्यू है, तो वो मैं का फिजिकल डेफिसिट होता है। इट इज मे ब्रीच 5.9% ऑफ द टोटल जीडीपी। तो इंडिया का टारगेट रहता है एफआरबीएम के अंदर में कि धीरे धीरे फिजिकल डिफिसिट को 3% करे और फिर धीरे धीरे जीरो कर दे। 2008 में भी टारगेट था, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया, कोविड के समय में भी, और 2008 का जो क्राइसिस हुआ था उसके बाद भी। पीएम सेल्फी बूथ, every permanent 3D selfie booth with the Prime Minister Narendra Modi at a railway station. 6.25 lakh rupees spent होगा on every permanent 3D selfie booth. Each temporary selfie cost 1.25 lakh. 50 रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। तो ये सही बात है कि ये मैं भी अग्री नहीं करता हूँ कि, लेकिन इसमें क्या होगा कि नहीं, आई थिंक इट इज बेसिस ऑन द प्राइम मिनिस्टर। कोई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है बाद में भी, लेकिन इट इज अ वेस्टेज ऑफ मनी रिसोर्सेज। तो आई एग्री विद द मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये एब्सोल्युटली ब्रेजन वेस्टेज ऑफ टैक्सपेयर मनी बाय इंस्टॉलिंग मोदी जी 3D सरफेस सेल्फी पॉइंट एट रेलवे स्टेशन। तो आई एग्री विद इट। मानसी, तुम्हारा क्या कहना है इसमें? राइट, मैं भी मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लस यहाँ पे अगर रेलवे स्टेशन पे इंस्टॉल भी हो रहा है तो इससे रेलवेज को कोई एडिशनल रेवेन्यू भी नहीं जनरेट होगा। हम्म। हम्म। तो दिस शोकेसेस की जैसे जैसे लोग लगातार इलेक्शन जीतते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटल के अंदर में एक ऑरा क्रिएट होता है खुद का, सेल्फ परसेप्शन जिसको बोलते हैं।
पब्लिक से में उसको मेंटेन करने की कोशिश किया जाता है कैसे भी। इसमें एक छोटा सा ले लेंगे कि लिफ्ट कोलैप्स। तो लिफ्ट कोलैप्स को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं मानसी, अगर। तो फर्स्टली तो जो पीरियोडिक उनकी मेंटेनेंस है वो ना सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट है लिफ्ट केस में। प्लस जो केबल होती है उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करना, या इवन जब इंस्टॉल भी करते हैं तभी उसकी क्वालिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो मैंडेटरी होना चाहिए, कि यही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स शुड बी मैंडेटरी लाइक यूज्ड। तो एक वो हो सकता है। ये ले लेना एक बार। Quickly settle the insurance claims 2 मिनट में of आता Tamil Nadu farmers, which are hit by the recent floods. सो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का कहना ये है। सो इंश्योरेंस क्लेम्स यहाँ पे हम हमेशा बात करते हैं फर्स्टली कि फार्मर्स के जो इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, वी हैव अ डेडिकेटेड स्कीम आल्सो फॉर दैट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सो पहले तो वो पेनिट्रेशन लेवल इतना होना चाहिए कि फार्मर्स को पता होना चाहिए इंश्योरेंस लेने का क्या बेनिफिट हो सकता है उनको। इसके बाद जो इंश्योरेंस सेटलमेंट क्लेम्स का इशू यही आता है कि जो कंपनीज हैं और जो लॉस है उसको असेस करने में वी आर सीइंग कि थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है, तो अल्टीमेटली इतना ज्यादा फार्मर्स को बेनिफिट कभी कभी नहीं मिल पाता है। प्लस अगर सेटलमेंट होती भी है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगेन इसको हम यही बात कर सकते हैं कि दिस कैन बी इम्प्रूव्ड एंड दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑल्सो। सो अगर वो टाइमली सेटलमेंट होगा ऑफ द क्लेम्ड अमाउंट, सो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। एंड तो इवन जो रिहैबिलिटेशन के प्रधानमंत्री एग्जांपल लीजिए, रिहैबिलिटेशन का। हम्म। हम्म। द आउटलुक फॉर 2024, ये थोड़ा मानसी, मैं तो इंटरव्यू कर दूंगा। ये एम के नारायण फेमस आदमी है, ये फॉर्मर आई डायरेक्टर IB, फॉर्मर NSA, फॉर्मर गवर्नर वेस्ट बंगाल, MK नारायण। तो इनका अच्छा रहता है ओवरऑल व्यू पॉइंट। 2024 में इंडिया वर्ल्ड के में क्या क्या होगा, तो वही रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर ले लो एक बार, मैं इंटरव्यू करूँ। हाँ, ये मतलब यहाँ पे आप कीवर्ड्स हाईलाइट कर सकते हो, ये आउटलुक 2024 के लिए वर्ल्ड एंड इंडिया। तो इंडिया लेवल पे हमने बात करी है कल, फिर भी वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो वन मेजर जो ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स द एशिया, और स्पेसिफिकली ईस्ट ईस्ट एशिया की हम बात करें, एंड सेंट्रल एशिया इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल वॉर्स जो चल रहे हैं दैट इज स्टिल गोइंग टू बी इन लाइमलाइट। तो इवन रशिया यूक्रेन वॉर की भी हम बात करें, इट बिगैन इन 2020, तो इट इज ऑल्सो नॉट एंडेड। एंड देन बाकी एरियाज में, ताइवान स्ट्रेट में, गल्फ ऑफ एडन में वी आर सीइंग टेंशंस राइजिंग अप, देन इसराइल वाले एरिया में वी आर सीइंग वॉर्स। सो एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा व्हेन यू टॉक अबाउट कि यूएनएससी रिफॉर्म्स वो इम्पोर्टेंट रहेगा, ग्लोबल साउथ इज इम्पोर्टेंट, then climate change के around this is going to be in the we can say hotspot, और क्या बोल सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे। सो और फिर हम मेजरली बात भी करते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर की भी, एज वी आर सीइंग कि इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर कैसे शेप होना चाहिए कंपेयर टू, वी आर सीइंग सर्टन कंट्रीज जो डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हैं कहीं कहीं पे, एंड क्या इंडिया को ऐसा कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दैट्स देयर इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली वी आर सीइंग कि सेल्फ सफिशिएंसी को हम सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, एंड विद दैट ऑल्सो rising we can say clout of India as a we can say global power that is also rising। चाहे वो हम बात करें कि that was visible through even the G20 summit, the India was the president। so एंड अपार्ट फ्रॉम ये दैट, जो इम्पोर्टेंट एरिया जो है 3-4 एरिया वर्ल्ड के लिए, वो है कि साइनो इंडियन रिलेशनशिप, ये स्टेलमेटेड है, नीदर साइड इज डिस्प्लेइंग द एनी एक्ट ऑफ अकोमोडेशन, कि दूसरा के एंटी चाइना अलायंस, चाइना सोचता है ऐसा। तीसरा हुआ है कि जो रशिया और चाइना का एक्सेस है स्ट्रॉन्गर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है आफ्टर द स्पेशली द रशिया यूक्रेन क्राइसिस 2022 के बाद से।
तो इंडिया नेबरहुड प्रॉब्लम मालदीव के साथ अभी देख ली हाल फिलहाल में, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी होना जरूरी है। बंगाल नाम नेपाल, बांग्लादेश है नेपाल, वहां पर भी देखा जा रहा है कि सरकार थोड़ा बदल रहे हैं, हो सकता है कि वहां पर डिस्टेबलाइजेशन हो जाए लॉन्गर टर्म में। तो यूएई और सऊदी अरेबिया से इंडिया का टाइज वो बढ़ते जा रहा है, और एक तरह से इसको ब्रिक्स में लाया गया। अफ्रीका का टाइज बढ़ते जा रहा है, उसको G20 में लाया गया। तो इंडिया भी एक तरह से बैलेंस अप्रोच अपना रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल डायनेमिक्स में। कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट सर्वे, फिर पॉलिटिकल पार्टी का जो पोलराइजेशन वो हो गया, हेट स्पीच हो गया, आर्टिकल 370 हो गया, पंडोरा बॉक्स हो गया, एक्सेट्रा। इसी बात हो गया। गवर्नेंस का भी इम्पोर्टेंट रोल इसमें इंटरनल डायनेमिक्स में, कि देखा जाता है कि वो अपना बिल को रख लेते हैं अपने पास। तो फिर दूसरा बात हो रहा है यहाँ पर कि सेंटर स्टेट के बीच में विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टाटस, डेवोल्यूशन, फाइनेंशियल कमीशन डेवोल्यूशन हो गया, फंड हो गया। सेकेंड है कि डिजास्टर रिलीफ मैकेनिज्म में बोला जाता है कि बायस है कुछ कुछ सेंटर का, तमिलनाडु बोलते हैं। तीसरा हो गया कि पॉपुलेशन इशू और डिलिमिटेशन का बात होता है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में भी थोड़ा सा एक इशू रहेगा, उसको रिजॉल्व करना जरूरी है आई थिंक। तो ईरान रशिया और चाइना में सिमिलैरिटी क्या है अगर बोला जाए मुझे, अगर एक लाइन में, नेक्सस में? ईरान रशिया चाइना, अगर हम पर्शियन गल्फ रीजन की बात करते हैं तो इन अ वे जो ट्रेड रूट है, सिक्योरिटी ऑफ द ट्रेड रूट, वो वही मतलब अरब कंट्रीज को डोमिनेट करना चाहते हैं। इट इज लाइक वर्सेस द अरब वर्ल्ड, ईरान रशिया और चाइना। हम्म, ईरान रशिया चाइना का और अगर दो लाइन में बोला जाए यहाँ तो पर यही है। यूएस। हाँ। हम्म। हाँ, अब है यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई सब इस ब्लॉक में रहते हैं। तो ईरान ऑलरेडी उनके ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है, तो वो तेल कैसे बेचेंगे ला करके? रशिया के ऊपर भी सैंक्शन लगा है, तो बोलते हैं हम्म। ना कि सैंक्शन दोनों के ऊपर लगा हुआ है, तो कैसे किया जाए? तो ओवरऑल उनका जो पॉलिटिक्स रहा है, तो इसलिए दोस्ती बढ़ते जा रहा है आपस में। तो ये न्यू इकोनॉमिक्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है दिव्य? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं जो उनको पूरा किया जाए, एजुकेशन के रिगार्डिंग है, या फिर जो ग्रीन टारगेट्स है उनके लिए, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव सबके लिए। तो सिर्फ ग्रीन का बात नहीं होगा उसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। बात हो रहा है कि ओबीसी, SC ST वहां तक पहुंचे, PWD, विमेन, हर एक चीज के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। तो ओवरऑल ग्रोथ ग्रीन भी आ जाएगा उसमें, इवन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी सब आ जाएगा। मानसी, हाँ, यही तो है इसमें ग्रोथ इंक्लूड लेके मतलब चल। हाँ। हम्म। ऑल शुड बी इंक्लूडेड। इकोनॉमिक वीकर शिक्षण सोसाइटी हो गया, वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, सोशल वेजेस, तो इसका बात हो रहा है। तो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम जो है दिव्या, उसका पहला मोटिव क्या है अगर कोई बोला जाए एक लाइन में? इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, मानसी। स्पेस प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में फर्स्टली तो वी आर सीइंग कि जो ग्लोबल मतलब इट इज अ ग्लोबल कॉमन, तो स्पेस इट शुडंट बी मिलिटराइज्ड। एक ये एस्पेक्ट है। सस्टेनेबिलिटी जो हम डेब्रिस की बात करते हैं, दैट देयर मतलब वहां पे भी इट शुड, वो ये मतलब मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो गया। मैं बात करूँगा इंडिया, इंडिया स्पेस प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम आपने बता दिया। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव, प्राइम ऑब्जेक्टिव, अगर सब पॉइंट में से चूज करना पड़े एक पॉइंट सिर्फ? वो होगा इंडिजिनस, आई वुड से इंडिजिनसली प्रमोट करना, या जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भी है, एक वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और हाँ एक और मतलब। स्पेस प्रोग्राम, लाइक वी आर सेंडिंग ह्यूमंस अंडर द गगनयान मिशन, तो एक वो एस्पेक्ट हो सकता है। इंडिया का मैसेज रहा है कि यूएस और इंडिया में क्या फर्क है। यूएस का मैसेज रहा है ग्लोबल डोमिनेशन स्पेस के अंदर में। इंडिया का रहा है कि इंडिया में कैसे स्पेस को यूज कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नेंस, चाहे वो
जैसे रीसैट टेक्नोलॉजी, जीसैट हो गया, हर चीज़ को उसी से जोड़ता है, गवर्नेंस से रिलेटेड। तो स्पेस का दो माइंडसेट दोनों डिफरेंट है 1960s से। तो इसमें बात हो रही है कि मेक फॉर इंडिया इन इंडिया, कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करोगे स्मार्टफोन फैक्ट्री, जहाँ पर लेबर इंटेंसिव है, लो कैपिटल इंटरप्राइजेज है, तो जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद मिलेगा। फॉर एग्जांपल लाइक चाइना, जहाँ पर इट हैज लिफ्टेड मासेस आउट ऑफ पॉवर्टी बाय इन्वेस्टिंग इन लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सब में। वैसे इंडिया सब में कर सकता है, फॉर एग्जांपल एमएसएमई सेक्टर हो गया, स्पेस हो गया, एफपीआई हो गया, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो गया, एक्सेट्रा। बाकी सब में भी रिसोर्सेज ज़्यादा है, कैपिटल इंटेंसिव है, तो हम लोग बस चाहिए कि आप बनाए इंडिया में करके। तो रिड्यूसिंग टैक्स एंड ड्यूटी से इंसेंटिव देना पड़ेगा, पीएलआई डीएलआई एक्सेट्रा। फिर डेडिकेटेड सेक्टर फ्रेट कॉरिडोर लॉजिस्टिक कम करना पड़ा, तभी जाके इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो इसी की बात करें, ठीक है। डेवलपमेंट लेड बाय कॉर्पोरेट नॉट विमेन, G20 declaration, it was talking about the working group on the empowerment of women। तो इसमें बात कर रहे हैं कि विमेन लेड डेवलपमेंट यूज होता है, लेकिन क्या सही में विमेन लेड डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। देयर इज इनइक्वालिटी बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द रिच एंड पुअर विद इन द कंट्री, बिटवीन द मेन एंड वुमेन। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी जो बात करते हैं कि जब बिजनेस आएंगे तो उनसे सस्टेन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उससे आ रहा है, फिर धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी आएगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि हाईली इनइक्वल सोसाइटी बन जाए उसके बाद। तो नो गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस मॉडल हैज बीन रिमूव फ्रॉम द ये। और द G20 have said that we need critical role of private investment enterprise in accelerating the growth and driving the sustainable economic transition। लेकिन क्या सही में विमेन लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिट इन हो रहा है इसके अंदर में। तो इसमें बात वही पूरा कर रहा है कि जेंडर बजट, अब इस क्रिटिसिज्म क्या क्या है सरकार का कि जेंडर बजट स्टार्ट हुआ था कि पार्ट ए में 100% स्कीम दिया जाता है, जो स्कीम दैट इज गिवन टू 100% फॉर द वुमेन। पार्ट बी, ऐसे ये ऑलरेडी इकोनॉमिक स्लाइड में ले चुके हैं हम लोग आई थिंक, मानसी। पार्ट ए पार्ट बी हम्म में 1/3 एक्सपेंडिचर फॉर द वुमेन होता है। तो हम्म फिर पार्ट ए में या पार्ट बी में कि अगले साल भी यूज कर सकते हैं ना पार्ट बी में, और ज्यादा से अच्छा हम्म यूज होता है, पार्ट ए कम यूज हो हाँ रहा है एक ये तरह से। हाँ। हाँ पार्ट ए कम यूज हो रहा है। ठीक है। और फिर जेंडर बजट में दिखा कि रिड्यूस फ्रॉम 5.2% टू 5%, तो ये दिखाता है कि जेंडर बजट में भी धीरे धीरे कमी आया है। तो 4 to 6% होना चाहिए। तो वुमेन लेड स्कीम्स आर जस्ट अबाउट 40%, तो ये कम दिखाता है। उसके बाद फिर पीरियोडिक लेबर सर्वे रिपोर्ट में दिखाया है कि 21.9% है, जो घट करके 15.9 बन चुका है। तो ये दिखाते हैं कि धीरे धीरे वुमेन का पार्टिसिपेशन इन द सेक्टर वो डिक्रीज हुआ है। कुछ कुछ जगह पर जहाँ पर काम कर रही है 1 करोड़ वुमेन वर्कर इन आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील स्कीम वर्कर एक्सेट्रा, लेकिन वहां पर अभी पेड अलाउंस का बात होता है, मिनिमम वेज ढंग से एक्ट नहीं है उसका, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। उसमें भी जो लेट से वेजेस दिया जाता है उसमें भी प्रॉब्लम है। अनपेड वर्क का बात होता है, डुअल वर्क का बात होता है, घर में भी बाहर में भी। तो इसका मानसी कुछ बोलना है इसमें। नहीं आशुक कैन मूव फॉरवर्ड। स्टेट ऑफ इंडियन चेस, तो देखा जाता है इंडिया आज से 10 साल पहले बहुत पीछे था। धीरे धीरे एवरेज येलो रेटिंग ऑफ टॉप 10 प्लेयर, एवरेज मतलब टॉप 10, 20, 100, 280 जो हाईएस्ट होता है, 2851 हाईएस्ट है। गैरी कास्परो, मैग्नस कार्लसन रीच हो चुके हैं। और तो स्टार्ट होता है 1200 से। तो टॉप 10 जो है, इंडिया सेकंड रैंक पर है। फिर वैसी यूएस, इंडिया, रशिया, चाइना। इंडिया में विश्वनाथन आनंद, प्रगनंद, गुजराती, अर्जुन रिगसी, गुकेश। ये नंबर ऑफ ग्रैंड मास्टर इंडिया में पिछले कुछ साल में ज्यादा बढ़ गया, 81 अभी है, 5th रैंक पर है। और रशिया का सबसे ज्यादा क्यों है कि सोवियत यूनियन के समय में बहुत ज्यादा ग्रैंड मास्टर था वहाँ पर, इसलिए। ग्रैंड मास्टर मतलब 2500 ऊपर, और 3 GM को हराया आप, तब होता है। आर ग्रेजुएट फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, द हिस्टोरिकल पैटर्न,
वो दिखाया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इट इज हायर अमंग द हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल, वो बढ़ते जा रहा है। क्योंकि जॉब क्रिएशन जो हाईली एजुकेटेड है, जैसे एमबीए हो गया या टॉप इंस्टीट्यूशन में पीएचडी होल्डर हो गए बाकी सबके, उनके लिए जॉब ओपनिंग वैसा है नहीं जैसा होना चाहिए। अब वो जो नीचे में फिर वो काम नहीं करते, जाना नहीं चाहते वहां पर, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा जाता है मानसी। हम्म। ये एक मेजर इशू हो गया। चाइनीज का जो प्रॉब्लम क्या क्या है अगर बोला जाए तो, चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज कल्चर, जो जो भी चीज चाइनीज से रिलेटेड क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है? आई थिंक रियल एस्टेट में प्रॉब्लम है उधर। हम्म। तो उसका नाम था एवरग्रांडे। जो रियल एस्टेट है वो एक तरह से टाइसी में फंस गए थे। तो पहला वो हो गया। सेकंड, सेकंड सबसे बड़ा साउथ प्रॉब्लम आज यही कि चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, थोड़ा बहुत मतलब इसमें पॉजिटिविटी की बात कर सकते हैं। एंड एक हम कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर सकते हैं कि जो अगेन सस्पिशंस है, ऑल्दो दैट इज नॉट बीन कंफर्म्ड बाय इवन डब्ल्यूएचओ कि कोविड-19 वहीं से स्टार्ट होना, स्प्रेड हुआ था। तो ये जो फियर है बायो टेररिज्म का, एक ही एस्पेक्ट आ सकता है। और ये कि पॉपुलेशन है जो उनकी ओल्ड एज एज ज्यादा है, वो है वहां पर ज्यादा यूथ के ठीक है, वन कंपैरेटिवली चाइल्ड देखें। पॉलिसी के कारण प्रॉब्लम हुआ, स्टैग्नेशन हुआ, डिक्रीज इन पॉपुलेशन होना पहले स्टार्ट के रिपोर्ट किया। तीन हो गया। चौथा, ब्रांड वैल्यू साउथ चाइना ऑफ चाइना, जो कोविड के समय में खराब होना स्टार्ट हुआ है। पांचवा, वही ब्रांड साउथ वैल्यू से चाइना सी रिलेटेड। हाँ, डेट ट्राई पॉलिसी, साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम, तो ये सब हो गया। तो चाइना हमेशा फोकस किया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे मैक्सिमम गुड्स को और बनाएंगे वही सब। तो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, एमएसएमई लेड है। इंडिया में एमएसएमई, वैसे वहां पे एमएसएमई लेड है। और दे आर डायरेक्टली फंडेड, डायरेक्टली सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। तो जो भी बैंकिंग होता है, एग्रीकल्चर बैंक, फिर नॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक्स है, तो सब स्टेट ओन्ड है वहां पर। जो लोन देते हैं, हेवी लोन देते हैं, सब्सिडी देते हैं उनको। और कनेक्शन बिटवीन द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन और एमएसएमई बहुत हाई है, इसी कारण हम बहुत सस्ते भाव में बनाते हैं। वो अपने लोग को भेजते हैं हर एक कंट्री में, बोलते हैं कि इसको स्टडी करो बिजनेस मॉडल, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उनका प्रोडक्ट बनता है उस कंट्री के हिसाब से, और अपना है कि प्रॉब्लम होता है कि अपने नहीं बना सकते। अगरबत्ती, मतलब एक तरीके से जैसे री इंजीनियरिंग। हाँ री इंजीनियरिंग, हाँ। तो री इंजीनियरिंग उन लोग करते हैं प्रोडक्ट का भी, लेकिन दूसरा है कि हाई टेक्नोलॉजी एरिया, फॉर एग्जांपल जेट इंजन, या फिर एयरक्राफ्ट J-20 जो एयरक्राफ्ट है, फिफ्थ जनरेशन है। वर्ल्ड में तीन कंट्री के पास ही फिफ्थ जनरेशन है। एक यूएस हो गया, एक रशिया हो गया, एक चाइना हो गया। चाइना में हमेशा कोटेशन क्वेश्चन मार्क रहता है J-20, वो एक री इंजीनियर्ड F-22 है। तो ऐसा हर एक चीज में री इंजीनियर्ड किया गया है, पैर उठा करके, जैसे हम लोग पीटी क्वेश्चन में करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है वो री इंजीनियरिंग। उसे आप सेकंड में हमेशा रह जाएंगे, फर्स्ट कभी नहीं बन सकते उसमें। सेकंड भी बनेंगे, लेकिन और ढंग से नहीं बनेंगे सेकंड। घीस घीस के कैसे तैसे बन जाएंगे सेकंड। तो सेल्फ रिलायंस का बात होता है उसमें, रिवाइवल ऑफ चाइनीज। तो उन्होंने सोचे थे कि चाइनीज इकोनॉमी को और बूस्ट करने के लिए माइग्रेशन को सपोर्ट करते हैं। दूसरा, हर कोई माइग्रेशन सपोर्ट करता है। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो जापानीज भी 18 से 19 सेंचुरी और 20 सेंचुरी में माइग्रेशन को सपोर्ट किए थे, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा था। तो अब है ही नहीं उतना। इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है देखा जाए तो इंडिया बोलता नहीं कुछ माइग्रेशन के खिलाफ, हमेशा बात करता है H-1B वीजा को और लिबरल बनाने के लिए। चाइना भी सपोर्ट करता है माइग्रेशन को। तो चाइना सोचा था कि अंडर द सी जिनपिंग कि अगर हम लोग पीआरए प्रोजेक्ट करेंगे तो सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होगा इन द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज। उसके बाद जो अपना जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो आसानी से बेच सकते हैं वहां पर जाके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो कंट्री में इन्वेस्टमेंट किए वो डूबते रह गया। क्यों? क्योंकि वहां का लोकल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन इतना ज्यादा कि सस्टेनेबल ही नहीं है। ऐसे हमन टोटा पोर्ट डूब गया एक तरह से।
कुछ कहाँ हुआ, कहाँ से वो चेन्नई को ना एक तरह से रिप्लेस कर पाया ना मुंबई को। वैसा नहीं हो सकता, या ग्वादर भी हो नहीं पाया वैसे टाइप। तो यही प्रॉब्लम होती है, जो सिस्टमेटिक जो स्कोर इश्यू हो गया चाइना का जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट में, वो है कि वन मैन लेड पार्टी सिस्टम है वहां पर। इंडिया में भी एक तरह से ट्रेंड है, लेकिन देयर इज अ डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट सोसाइटी के अंदर में भी, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। हाईली कंट्रोल्ड। कोई भी सीसीपी का मेंबर, कोई भी कॉर्पोरेट अपना लेन लोन नहीं ले सकता बिना सीसीपी का मेंबर बने हुए। तो ये सब इशू है चाइना के अंदर में। कौशिक, जैसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं, तो उसमें जितनी भी कंट्री आए वो सभी ऐसे क्यों है? सभी में करप्शन ही ज्यादा है, या फिर क्यों? सभी क्योंकि अगर उसी जगह पर हाँ। इन्वेस्ट किया है हम्म। जानबूझकर, या फिर वो है ही उसी तरह से उनकी कंडीशन हो गई है बाद में इन्वेस्ट होने की? दो तरह का जो पॉलिसी है चाइना का हमेशा रहता है। एक तरह की उसको पसंद ही नहीं है नेगोशिएशन। अपने में क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बिल्डिंग बनाना है, तो पहले प्रोटेस्ट होगा, स्लम एरिया वहां से लोग हटाए जाएंगे, एमएलए प्रोटेस्ट करेंगे, फिर वहां से नेगोशिएशन होगा, लैंड एक्विजिशन होगा, तो दाम बढ़ जाएगा, प्रॉपर्टी कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये समय लगता है लेकिन सही रहता है लॉन्गर टर्म में। लेकिन वहां ऐसा उन लोगों के पास खुद का मॉडल वैसा है ना, तो सोचते हैं कि हर कोई ऐसे मॉडल रहे, तो उसी कंट्री में इन्वेस्ट करता है अच्छे हिसाब से, जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी कहाँ ज्यादा होगा? जहां डिक्टेटर होंगे, जहाँ पर हाईली सेंट्रलाइज इकोनॉमी इकोनॉमी या फिर पॉलिटिकल सिस्टम रहेंगे। तो उसी में हर जगह देखना कि उसी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, हाईली डिक्टेटोरियल टाइप रिजीम टाइप रहेंगे। अब प्रॉब्लम डिक्टेटर क्या होता है कि उसके अगेंस्ट में और ऑटोमेटिकली ह्यूमन राइट्स वाले रहेंगे, लोकल अपोजिशन पार्टी रहेगा, उसको फंडिंग मिलेगा यूएस और बाकी जब डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट ये वेस्टर्न ब्लॉक से। तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई लॉन्ग टर्म में। और डिक्टेटर का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो हमेशा इमेज बिल्डिंग में बात करते हैं, जेन्युइनली बहुत कम लोग करते हैं। सबको एक गद्दाफी नहीं, गद्दाफी जेन्युइनली काम किए थे अपना लिबियन सोसाइटी के लिए, लेकिन वह सबको ऐसा नहीं होता है। ऐसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूए हो गया, जेन्युइनली काम करते डिक्टेटर तब भी, लेकिन बाकी सब ऐसा नहीं होता है, तो फंस जाते हैं यही कारण। लोन डिसबैलेंस हो जाता है, हर जगह ऐसे प्रॉब्लम होगा। तो ये लिखा होगा कि थैंक यू। इकोनॉमिक चैलेंजेस करेंसी डिप्रिसिएशन बहुत करता है। तो करेंसी डिप्रिसिएशन होता है, मान से कि डिवैल्यूट होता है चाइना में। नहीं, चाइना डीवैल्यू करता है, हाँ। डेप्रिशिएट नहीं करता है। हाँ डेप्रिशिएट तो मार्केट फोर्सेस के होता है। हाँ, हम्म। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी गलत यूज की गई है। इकोनॉमिक चैलेंजेस लाइक करेंसी डीवैल्यूएशन होना चाहिए। चाइना डेलिबरेटली करता है। ट्यूबरक्लोसिस दिया है 27% द केसेस वर्ल्ड वाइड, हाईएस्ट है इंडिया का उसमें। क्यूरेबल है, चैलेंजिंग है, 6 मंथ चाहिए, नॉट चाइल्ड फ्रेंडली। तो इसको बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन के अंदर में होना चाहिए। और स्टॉपिंग ट्रीटमेंट अगर आप पहले बीच में बंद करें तो ड्रग रेजिस्टेंट हो सकता है, तो एमडीआर टीबी एक्सडीआर टीबी हो सकता है, तो आपको लगातार रहना पड़ता है। तो उसी से ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च। लूज पैच पैस्चर, नाम सुना सुना लग रहा है ये, आई थिंक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। हाँ। इन्होंने वैक्सीन दी तो थी सर। हाँ, ये तो मिल्क वाला है, हाँ याद आ गया। प्योरिटी कितना है मिल्क का, उस पर बात किया था। Pasteur also introduced a vaccine for disease which affected the cattle. What is this disease called? पता है कौन सी किसी को? नहीं, नहीं श्योर नहीं हूँ मैं इसके बारे में। चिकन कॉलेरा, चिकन कॉलेरा है। ठीक है। पीर पंजर वैली ले लिए, सेल्फी बूथ ले लिए, क्रिटिसिज्म है, मैं भी क्रिटिसाइज करता हूँ इसको। ये पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उससे फायदा नहीं हो रहा रेलवे का। ब्लेटेंट यूज ऑफ द गवर्नमेंट फंड, ट्रू। खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड में, दोनों में क्या फर्क है? बस सर्च कर लो एक बार।
खेल रत्न नेशनल अवार्ड है, जैसे 1991 में स्टार्ट किया गया था राजीव गांधी के नाम पर, जो 2019 या 20 में चेंज किया गया है मेजर ध्यानचंद के नाम पर। और जो अर्जुन अवार्ड है वो प्लेयर्स, एक से ज्यादा प्लेयर्स को दिया जा सकता है कि उन्होंने पूरे ईयरली उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी, उस तरह से उस बेसिस पे। पीएम डिस्कस मैरिटाइम सिक्योरिटी विद सऊदी प्रिंस। तो सऊदी, तो ब्रदर HRA मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ये प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बात होता है। तो इंडिया सऊदी अरेबिया का टाइज के बारे में बताओ मानसी। तो वन तो देयर वुड बी पिलग्रिमेज टाइज, जो हम हज की बात करते हैं। हम्म। सेकंड, ऑयल, क्रूड ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया सऊदी अरेबिया टाइज इंपॉर्टेंट है। एंड देन मैरीटाइम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी अरेबियन सी, इंडो पर्शियन गल्फ रीजन या रेड सी में भी जो पायरेसी वाला चैलेंज है उस पर्सपेक्टिव से, और सिक्योरिटी ऑफ द ट्रेड रूट, जो ट्रेड पास होता है वाया द रेड सी एंड द सुएज कैनाल, तो एक वो इम्पोर्टेंट एरिया है। एंड तो वी कश्मीर कैन में भी। ऑल्सो टॉक अबाउट कि और क्या हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया को। दो और हो गया मानसी, दो तीन और हो गया। एक तो है कि इंडियन लेबर्स का होगा, वो बात कर लेंगे। दूसरा है कि ऑल जो मिडिल ईस्ट का पूरा सिक्योरिटी, सऊदी अरेबिया बहुत लार्जेस्ट पार्टनर है ट्रेड डिफेंस में भी, तो इंडिया डिफेंस में कर सकता है सऊदी अरेबिया के साथ। दूसरा, सऊदी अरेबिया एक लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड है एक तरह से। ये सऊदी अरब एंड यूएई दोनों मिला लेने तो है ही, उन लोग लीडर है डी फैक्टो वैसे ही हैं। तो इंडिया सपोर्ट उनके उनके साथ अगर नेगोशिएट करता है तो इन जनरल जो मुस्लिम वर्ल्ड है 1.8 बिलियन पॉपुलेशन और कितने सारे कंट्रीज हैं, उसमें एक गुडविल और एक बेटर सॉफ्ट पावर इमेज बनता है इंडिया। तो एक बोल सकते हैं। अब आते हैं इसमें इंडिया रशिया इंक की पैक्ट रिलेटेड टू कुंडम कुल्लम न्यूक्लियर प्लांट। तो करुणा, कुंडम कुल्लम न्यूक्लियर प्लांट जो है इट इज बेस्ड ऑन फिशन और फ्यूजन। फ्यूजन ही होगा आई गेस। फ्यूजन फ्यूजन कैसे हो सकता है करुणा? फ्यूजन बनाना बहुत मुश्किल है और अभी बात भी चल रहा है। फ्यूजन फिशन है, ये हमेशा फिशन नहीं रहने वाला है अभी। फ्यूजन समय लगेगा, अगला 10-20 साल भी लग सकता है, 30 भी लग सकता है फ्यूजन बनाने में। और जो ठीक है। फिशन में जुड़ते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन के हीलियम बनता है, फिशन में होता है। और जब हम फ्यूजन की बात करते हैं तो उसमें टूटते हैं, जैसे यूरेनियम 3 में टूटेगा, फिर 3 में टूटेगा, उस तरह से चलते हैं चैन, जो चैन रिएक्शन बनती है फिशन और फ्यूजन में। फ्यूजन में कि आप दो एटम को, हीलियम को आप जोड़ रहे हो, नहीं, हाइड्रोजन को जोड़ रहे हो। जुड़ता फ्यूजन फिशन में, जितने में फ्यूजन तोड़ते जुड़ता हो है। तो तोड़ने में क्या एनर्जी आज लगता है, जोड़ने में लगता है, लेकिन इनिशियल एनर्जी जो लगेगा उसका लॉन्ग टर्म जो होता है ना रिपरकशन, वो बहुत कम है। कि जोड़ना है ना, अल्टीमेटली हम्म। तोड़ने वाला में क्या होता है, रिएक्शन चलता रहता है यूरेनियम और प्लूटोनियम, खट 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 इलेक्ट्रॉन वहां टकराएगा, टूटता रह जाएगा, लगातार होता रहेगा। तो अनस्टेबिलिटी ज्यादा है फिशन में। फ्यूजन इसलिए ज्यादा क्लीन एनर्जी है। उसका जो मटेरियल निकलता है, वेस्टेज न्यूक्लियर वेस्ट होता है, वो क्लोज टू जीरो होता है। नहीं तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन क्लोज टू जीरो होता है। तो एनर्जी जो सन वाला जो एक्टिविटी हो रहा है ना, सन, हम्म। ITER इसको बोलते हैं, एक बार सर्च करो ना ITER बारे में, उसमें फिर बोलो इसको भी। ITR है क्या और फिर वो कैसा ऑब्जेक्टिव क्या है, ITER, वो बात करते हैं। तो कुंडम कुल्लम के बारे में तो बात सन करते हैं। सन के तो अंदर भी जो सोलर एनर्जी सिस्टम है उसमें फिजन होता है कि फ्यूजन होता है? फ्यूजन होता है, फिशन फ्यूजन दोनों होता होगा, लेकिन डिपेंड करता नहीं, है एक ही होता कि है। एक ही होता है औषध, इतना तो पता है मेरे को। किसमें बोल रहे हैं? एक सन के अंदर में फ्यूजन नहीं होता है उधर तो। फ्यूजन ही होता है ना, ठीक। आर यू फ्यूजन श्योर होता है, वो करूँ? हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम ठीक है। बनाते हैं ना सन में। फ्यूजन होता है, फिशन डज नॉट अकर इन सन, फ्यूजन होता है। हाँ, हाइड्रोजन फ्यूजन जो हाइड्रोजन। होते हैं हीलियम बनते हैं।
तो कुडमकुलम प्लांट एनपीसीआईएल के अंडर में, और एनपीसीआईएल डायरेक्टली मिनिस्ट्री पीएमओ के अंडर में आते। और तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में तमिलनाडु, एनपीसीआईएल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में आते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एकदम कन्याकुमारी के बगल में। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा, $6.7 बिलियन। 2 रिएक्टर है, 2,000 मेगावाट। अभी 4 बन रहा है। कैपेसिटी अभी 2,000 है। तो ये है न्यूक्लियर। आईटीआर बताओ। कहाँ पे 35 पूछ रहे हो अशोक आप? 35 नेशन लॉन्च्ड इन 1985। फ्रांस के अंदर में फर्स्ट लार्जेस्ट टोकामक टू प्रूव द feasibility ऑफ द फ्यूजन एज अ लार्ज स्केल एंड कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक्सपेरिमेंटल मशीन है टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ द फ्यूजन। तो फ्यूजन अभी बने नहीं है, अभी एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है। एक्सपेरिमेंट कब सक्सेस होगा? जब जितना आप एनर्जी डाल रहे हो और फ्यूजन से जितना एनर्जी निकल रहा है, दोनों में अगर माइनस करोगे, अगर नेट पॉजिटिव होगा तभी वो सक्सेसफुल होगा। अभी नेट पॉजिटिव हुआ था, लेकिन कुछ माइक्रो कुछ सेकंड के लिए हुआ था। तो नेट पॉजिटिव अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा तो फिर वो पॉजिटिव हो गया फिर। लेकिन फिर क्वेश्चन उठेगा कि जितना एनर्जी डाल रहे हो और जितना एनर्जी निकल रहा है कैसे हो सकता है? तो सेम ही होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। बात हो रहा है कि मास से एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मास भी तो खत्म हो रहा है ना अंदर में। इंडिया इज नाउ प्लेइंग अ की रोल इन सॉल्विंग द ग्लोबल प्रॉब्लम। तो ग्लोबल प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू दिव्या क्या है, और की रोल इंडिया कैसे है? ग्लोबल हमस और इसराइल रिगार्डिंग हो सकती है, जो कनाडा और इंडिया का इशू था उस ग्लोबल रिगार्डिंग हो प्रॉब्लम, सकता है। ग्लोबल। हमास इसराइल तो एक लोकेटेड इस तरफ, तो ग्लोबल में वर्ड सर। क्लाइमेट चेंज के हाँ रिगार्डिंग हो हाँ। सकता है कि हम्म। किस तरह से जो नेट जीरो कार्बन इमल्शन है उसको रोका जाए। उसके अलावा जो फूड स्टेबिलिटी है वो हो सकती है कि किस तरह से। फूड सिक्योरिटी, हाँ। उसके अलावा ह्यूमन राइट वॉयलेशन हो सकता है, जो और मैरीटाइम जो मरीन लाइफ है उनके रिगार्डिंग हो सकता है कि जो उनकी एंडेंजर या फिर जो हम्म। उस तरह से टेररिज्म हो उसके गया, रिगार्डिंग। पीस कीपिंग हो गया, ये सब ग्लोबल प्रॉब्लम हो गया। तो इंडिया कैसे कर रहा है? तो इंडिया मल्टीलैटरल में जाके बात करता है, ग्लोबल साउथ का लीडरशिप दिखाता है, इनिशिएटिव लेता है, अफ्रीकन को इंक्लूड करता है, डीकोलोनाइजेशन का बात करता है, टेररिज्म के हिसाब से बोलता है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, टेररिज्म के ऊपर डेफिनेशन होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज में बात करी ली, पॉवर्टी के खिलाफ बात करता है, पॉवर्टी कैसे सॉल्व करे उस पर बात करता है। तो ये सब। ICMR initiates steps for non-invasive testing method to tackle anemia. एनीमिया मुक्त भारत, ये प्रॉब्लम, ये प्रोग्राम है, और ICMR इसमें बात करते हैं। एनीमिया मुक्त भारत का ऑब्जेक्टिव क्या है मानसी? I think कैसे anemia दूर मुक्त करें? भारत target year it is 2025. I'm not 100% sure about this. Okay, इसके अलावा